हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ऐसे अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी परीक्षा से संबंधित जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके विषय में कुछ स्टडी कर रहे थे, यानी उससे संबंधित कुछ जो दार्शनिक विचारक हैं उनके विषय में अध्ययन कर रहे थे। तो भारतीय दार्शनिक विचारक तो सभी हो चुके हैं और अब पाश्चात्य दार्शनिक विचारक हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें प्लेटो और रूसो पढ़ चुके हैं, प्लेटो और अरस्तू पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रूसो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें है सबसे पहले रूसो का जीवन परिचय, अर्थात रूसो कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ उनका, या उन्होंने क्या लिखा, इस विषय में। रूसो इसमें पाल मुनरो के शब्दों में, रूसो उन अनेक व्यक्तियों का अग्रदूत था जिन्होंने उन पद चिन्हों पर कार्य किया जो उनके द्वारा दिखाए गए थे। आज वे पद चिन्ह सामान्य जनता के लिए आम मार्ग बन गए हैं, यानी सामान्य जनता उसमें चल रही है। रूसो जो है ये आधुनिक शिक्षा पद्धति के जनक। इनका जन्म 25 जून 1721 ईस्वी में जिनेवा शहर में हुआ था। ठीक है, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। 25 जून 1712 कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में हुआ था। इनके जो पिता थे घड़ी बनाने वाले कारीगर थे। जो रूसो थे, ठीक है, ये प्रकृति से जो है यानी कि प्रकृति के संदर्भ में यानी संपर्क में रहते थे, वहीं पर घूमा फिरा करते थे, इसलिए प्रकृतिवादी बन गए थे। 6 वर्ष की अवस्था में इन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ ही उपन्यासों का अध्ययन भी करना शुरू कर दिया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बौद्धिक क्षमता वाला जो है ना ऐसा व्यक्ति हो सकता है। इस कारण इनकी मूल प्रवृत्तियों और आध्यात्मिक व्यक्तित्व की भावना का विकास हुआ। विद्यालय की शिक्षा कठोर एवं कृत्रिम होने के कारण उन्हें इस ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकी। बचपन से ही वे प्रकृति प्रेमी रहे, ठीक है, और प्रकृति से प्रेम इनका सब जगह दिखाई पड़ता है। 21 वर्ष तक उनका जीवन इसी प्रकार अनिश्चित काल यानी अनिश्चित रूप से व्यतीत होता रहा। इसके बाद उन्हें एक झूठे आरोप में कठोर दंड भुगतना पड़ा, जिससे उन्हें वो बहुत बुरा लगा और इससे इस निष्कर्ष पर वो पहुँचे कि जो सामाजिक नियम, बाह्य आडंबर, उपदेश और दंड, ये जो है ना ये प्रकृति से दूर रखा जाता है और उसके मन में विचार ऐसा प्रकट होता है कि ये स्वाभाविकता को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। यानी कि उन्होंने यहीं से जो है ना माना कि सामाजिक नियम, बाह्य आडंबर, उपदेश और दंड, ये सब मानव को क्या करते हैं, वास्तविकता के यानी प्राकृतिक वास्तविकता को नष्ट करते हैं। 25 वर्ष की अवस्था में ये साहित्य की ओर मुड़े और इन्होंने अनेक लेखकों से संपर्क साधा और खुद भी लिखना शुरू कर दिया। ये अत्यधिक विलासी, निर्दयी और कठोर था। ठीक है, कौन सा? फ्रांस का राजा लुई 15वां। ठीक है, और वो जो है यानी कि जो सामान्य लोग थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण करता था। तो रूसो ने इस तरह से जो दुखी और पीड़ित जनता है उनके प्रति सहानुभूति दिखाई और अपने लेख के द्वारा जो लुई 15वें हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके शोषण का विरोध किया। रूसो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनका क्या करता था, ठीक है, विरोध करता था और उनको मानता था कि प्रत्येक वस्तु जैसी कि वह प्रकृति के सृष्टा के हाथ से आती है अच्छी होती है, परंतु मनुष्य के हाथों में आकर वो क्या हो जाती है, पतित हो जाती है, ठीक है, अर्थात खराब हो जाती है। यानी ईश्वर ने सभी वस्तुओं को क्या किया है, अच्छा बनाया है, लेकिन मानव के हाथ में आते ही वो क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। और 1700 यानी कि इस 1750 तक रूसो ने कई जो है ना यानी लेख लिखे, जिनमें कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डिस्कर्सेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, इसमें आर्ट और साइंस के विषय में इन्होंने
अपनी व्याख्यान प्रस्तुत किया है। द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी अमंग द मैन, ठीक है, ये से हम सिर्फ अनइक्वलिटी नाम से जानते हैं। द न्यू हेलॉइस, ठीक है, ये है, और सोशल कंटेक्ट और एमिल, यही जो दो यानी किताबें हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। वैसे डिस्कसेस ऑफ आर्ट एंड साइंस भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। सोशल कंटेक्ट में इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक विचार जो है वो प्रकट किए हैं। सोशल कंटेक्ट मतलब सामाजिक समझौता, तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक थे। इन्होंने इसी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म होता है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। एमिल क्रांतिकारी शिक्षा संबंधी विचारों से युक्त है। इसमें रूसो ने बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं और शिक्षा संबंधी प्रावधानों पर प्रकाश डाला है। वास्तव में एमिल जो है वो शिक्षा संबंधी शोध ग्रंथ है। अब रूसो के हम यानी दार्शनिक विचारों को देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर शिक्षा संबंधी, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा संबंधी दार्शनिक विचारों की बात हो रही है। रूसो एक ऐसा विचारक था जिसने अपने दार्शनिक विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। कई जगहों पर दिखाई पड़ते हैं, लेखों में, कथनों में, ठीक है। इनमें आचरण, कथन और लेख जो है ना, इनकी अलग अलग है। कुछ स्थानों में वो आदर्शवादी दिखाई पड़ता है तो कुछ में प्रकृतिवादी। परंतु मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए रूसो ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो पूर्णतः प्रकृतिवादी दिखाई पड़ता है, ठीक है। वो किसी अंतिम उद्देश्य को नहीं मानता, यानी कि रूसो का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनूठा व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी विशेष इच्छाएं, रुचियां, आवश्यकताएं होती हैं, परंतु समाज उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक रहने नहीं देता। रूसो मनुष्य को सामाजिक बंधनों से मुक्त रखने वाले पर बल देता है। अब रूसो के शैक्षिक संबंधी विचार, एजुकेशनल थॉट ऑफ द रूसो। इन्होंने एमिल तो आपने देख लिया, प्रकृतिवाद को शिक्षा का आधार बनाया। तत्कालीन नियमित, आडंबरपूर्ण और कृत्रिम प्रणाली का उन्होंने क्या किया, घोर विरोध किया। अब इनके कुछ जो है यानी कि शिक्षा संबंधी विचार इन पर आधारित हैं। प्रकृति शुद्ध, सहज और सुंदर और सुखमय है। मनुष्य की प्रकृति भी स्वतंत्र, शुद्ध, सहज, सुंदर और सुखमय है। वह स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहता है, परंतु जो यानी फिर भी उसका जन्मजात स्वभाव है कि वे दूसरों से प्यार करना, एक दूसरे का सहयोग करना और दूसरों से प्रसन्न रहना। समाज में समाज जो है वो कई दोषों से भरा हुआ है, ठीक है, और प्रकृति पूर्ण रूप से शुद्ध है। समाज क्या है, अशुद्ध है, लेकिन प्रकृति क्या है, शुद्ध है। जब जो है यानी कि हमें सही ज्ञान प्रकृति से ही प्राप्त हो सकता है, ना कि समाज से, क्योंकि समाज में अनेक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य की इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है। इन्होंने माना कि मनुष्य की इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं और इंद्रियों द्वारा ही सच्ची शिक्षा ली जा सकती है। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो आए हैं रूसो के समय। शिक्षा के हाथ यानी कि रूसो के समय जो शिक्षा थी वो चर्च के हाथों में थी। ज़्यादातर धर्म का क्या था, ठीक है, यानी कि बोलबाला था। तो और वर्ग अंतर यूरोप में बहुत ज़्यादा था। जो भारत पर जो है ना वर्ग अंतर की बात करते हैं तो यूरोप पहले अपने वर्ग अंतर को देखें, ठीक है, जो उनमें था, यहाँ तक कि लोगों को वहाँ पर बेचा तक जाता था। इन सब के खिलाफ रूसो ने क्या किया, आवाज़ उठाई। रूसो ने माना कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे की अंतर्निहित शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकती हैं। अतः सभी बालकों को प्राकृतिक विकास, यानी सभी बालकों का जो प्राकृतिक विकास है उसके लिए उचित अवसर मिलना चाहिए। रूसो ने ज्ञान देने के स्थान पर ज्ञान के विकास की बात किया। ज्ञान दिया नहीं जाएगा, ज्ञान का विकास करने की बात करते हैं। बच्चे को इन्होंने माना कि बच्चे को सच से परिचित कराना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे सत्य की खोज करने के लिए सक्षम बनाना है। अर्थात ऐसा बनाइए जैसे कि जो है बच्चा क्या करे, सत्य की खोज कर ले। उसने सूचना के स्थान पर अनुभव पर बल दिया और यह अनुभव इंद्रियों द्वारा ही ज्ञात किया यानी कि अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, इस बात पर जोर दिया।
रूसो ने इंद्रियों को प्रशिक्षित कर उस अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर सत्य की वास्तविक खोज पर बल दिया है। मतलब कि रूसो मानता है कि इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, उसके बाद इसके द्वारा जो अनुभव द्वारा यानी इसके इसके यानी इंद्रियों से जो अनुभव प्राप्त हो, ठीक है, उसके ज्ञान के आधार पर सत्य की खोज करना। इसके लिए उसने जो है ना क्या किया है, निषेधात्मक शिक्षा का है। ठीक है, तो निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन कौन करता है? वो है रूसो। इस प्रकार रूसो ने दो प्रकार की शिक्षा मानी, एक निषेधात्मक निगेटिव एजुकेशन, एक सकारात्मक शिक्षा या निश्चयात्मक शिक्षा पॉजिटिव एजुकेशन। रूसो का कहना है कि मैं निश्चयात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो समय से पहले ही मस्तिष्क को परिपक्व बनाना चाहती है और बालक को प्रौढ़ मनुष्य के कर्तव्य को करने का निर्देश देती है। प्रौढ़ मनुष्य का मतलब हुआ कि जैसा अध्यापक है बालक को उसी यानी कि बराबरी का बनाना चाहता है। आई कॉल पॉजिटिव एजुकेशन दैट टेंड्स टू फॉर्म माइंड prematurely and instruct the child in the duties that belongs to man। निषेधात्मक शिक्षा या नकारात्मक शिक्षा क्या होती है? बालक की प्राकृतिक शक्तियों और प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा देना, ज्ञानेंद्रियों का विकास करना निषेधात्मक शिक्षा का उद्देश्य है। रूसो के अनुसार शिक्षा सद्गुण नहीं प्रदान करती, यह दुर्गुणों से बचाती है। शिक्षा उनको जो है ना, जैसे आदर्शवादी है मानते हैं कि शिक्षा ही से सद्गुण आता है, तो बोलता है नहीं, शिक्षा सद्गुण नहीं प्रदान करती बल्कि दुर्गुण से बचाती है। यह सत्य बोलना नहीं सिखाती बल्कि झूठ बोलने से बचाती है। यह बालक को उस ओर उन्मुख बनाती है जो उसे सत्य की ओर ले जाएगा, और जब वह समझने की अवस्था में पहुंचेगा तो वह इसे प्रेम करने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये इनका यानी कि कथन है शिक्षा के उद्देश्य। तो जो रूसो हैं उन्होंने समाज से अधिक महत्व व्यक्ति को दिया है, इसलिए उन्होंने जो भी शिक्षा की व्यवस्था की है या शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो व्यक्तिगत शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रख करके दिया गया है। ठीक है, तो ये मानते हैं कि मनुष्य के विकास का एक निश्चित क्रम होता है, वह कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। उस रूसो विभिन्न अवस्थाओं के लिए विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य निश्चित करता है, यानी वो मानता है कि अलग अलग जो है यानी कि अवस्था में शैक्षिक उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो पहला वाला जो शैशवावस्था आती है, इसमें इनके अनुसार जो शैक्षिक उद्देश्य वो क्या है? जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था इन्होंने माना है। इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास है। रूसो बच्चे को प्रारंभ से ही स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थे। ये मानते हैं कि समस्त दुष्टता निर्बलता से आती है। बालक को सबल बनाना चाहिए जिससे वह कुछ ऐसा नहीं करे जो कि क्या हो, बुरा हो। ठीक है, ऑल वीकनेस, ठीक है, ऑल वीकनेस इट कम्स फ्रॉम द, ठीक है, ऑल वीकनेस कम्स फ्रॉम द वीकनेस। द चाइल्ड शुड बी मेड स्ट्रांग सो दैट ही विल डू नथिंग विच विल बी मेट। ठीक है, यानी कि उसे ऐसा नहीं करना है जिससे कि क्या हो, जो बुरा हो। तो इस तरह से जो रूसो है वो शिशु की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास को प्रभावित करना ही मानता है। इसमें अवस्थाओं में भी इस अवस्था में भी और दूसरी अवस्था में भी चल करके वो क्या करता है, यानी उसके अलग अलग उद्देश्य हैं। बालक को खेलने कूदने सोचने समझने के काम में पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बच्चे को उसकी प्रवृत्तियों के स्वाभाविक विकास हेतु स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, यानी कि चाइल्डहुड 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा गया है इनके अनुसार। इस अवस्था में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की ज्ञानेंद्रियों, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का विकास करना है। अर्थात बाल्यावस्था में बालक के ज्ञानेंद्रियों का विकास करना है जिससे
कि उसके वो प्रकृति में रह करके अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करे। शारीरिक विकास के साथ साथ ज्ञानेंद्रिय का विकास भी इस समय इनकी मुख्य उद्देश्य माना जाता है इनके अनुसार। इसके बाद आता है किशोरावस्था। ये 12 से 15 वर्ष तक की मानी जाती है। यहाँ पर इसे शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि उसके बच्चे के व्यक्तित्व का विकास में सहायक हो। अब यहाँ पर व्यक्तित्व के विकास में सहायता देने के लिए शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया है। बालक को परिश्रम, निर्देश और अध्ययन के लिए अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बालक को उपयोगी तथा जीवन का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना ही होना चाहिए। किशोर बालक को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए उनका उपयोग कर वह परिश्रम और अध्ययन द्वारा स्वानुभव से ज्ञान की खोज कर सके, ठीक है, और ज्ञान की खोज का विकास कर सके। तो अब यहीं से शुरुआत हो जाता है इनका कि ज्ञान की खोज कैसे वो कर पाएगा। युवावस्था 15 से 20 वर्ष। इसमें मानता है कि पहली जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें शरीर, ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि का विकास हो चुका होता है। अब जो है उसे हृदय पक्ष का विकास जरूरी है। तो इस अवस्थाओं में यानी कि उसकी भावनाओं का जो समुचित विकास है उसे जो है ये स्वीकार करना जरूरी है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि हमने उसके सारी शरीर, ज्ञानेंद्रियों एवं बुद्धि का विकास कर लिया है, अब उसे केवल हृदय प्रदान करना शेष है, ठीक है। वी हैव फाउंड हिज बॉडी, हिज सेंसेस एंड इंटेलिजेंस, इट रिमेन्स टू गिव हिम हार्ट, ठीक है। अर्थात हार्ट का मतलब है कि उसके में भावनाओं को जागृत करना आवश्यक है, अर्थात उसके अंदर जो अंतर्निहित प्रवृत्तियां हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनका समयानुकूल स्वतंत्र तथा स्वाभाविक विकास में सहायता करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस स्तर पर है। ये मानता है कि जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। जो शिक्षा बालक को भावी सुखों के लिए वर्तमान के आनंद का बलिदान करती है, ऐसी शिक्षा को नहीं दिया जाना चाहिए। यानी मानते हैं कि जो बालक परेशान रहते हैं और आनंद के साथ अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पाते हैं, शिक्षा के पीछे भागते रहते हैं, ये गलत है। इसके जो है यानी कि इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो गए अभी हम लोगों ने समझ लिया। शारीरिक विकास, ज्ञानेंद्रिय विकास, बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना और प्रवृत्तियों तथा स्वतंत्र एवं स्वाभाविकता का विकास करना। इसके बाद इन्होंने पाठ्यक्रम की बात की। तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, तो इन्होंने अलग अलग जो भी है यानी कि अवस्था है उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि प्रकृतिवाद में कोई जो है यानी पाठ्यक्रम खास नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने पाठ्यक्रम के लिए बात की है। तो आयु और जो है ना यानी क्षमता के अनुसार इन्होंने पाठ्यक्रम का निर्धारित किया है, और वो विशेष पाठ्यक्रम। तो शैशवावस्था में खेल कूद, व्यायाम, दौड़ना, घूमना, प्रकृति के पदार्थ का अवलोकन करना, प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करना, ये सब क्या है इन्होंने इसके जो है ना इन्फेंसी एज में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। तो ऐसी गतिविधियां जो है ना करनी चाहिए जिससे कि प्रकृति से ज़्यादा बच्चा जुड़ाव महसूस करे। रूसो किसी प्रकार के निर्देश, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध इस समय करता है। इस आयु में बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए और मिट्टी धूल में खेलने का अवसर देना चाहिए। इस आयु में बालक की किसी प्रकार की आदत डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। बालक को एकमात्र यही आदत विकसित करनी चाहिए, ठीक है, कि उसमें कोई आदत नहीं है, ये बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हैं बाल्यावस्था। अगला अवस्था आती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में जानते ही हैं कि अब शारीरिक विकास तो उसने करवा दिया, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, इसमें भी पाठ्य पुस्तकें जो है ना वो यानी कि नहीं मानते हैं। निषेधात्मक शिक्षा पर आधारित ये शिक्षा है। अनुभव द्वारा सीखने की बात करते हैं। इसमें निषेधात्मक शिक्षा खेलना, कूदना, तैरना, देखना, सुनना, ज्ञानेंद्रियों का स्वतंत्र प्रयोग करना, अनुभव प्राप्त करना, बच्चे की प्रकृति, भाषा, गणित, भूगोल की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें ये स्व अनुभव द्वारा सीखना चाहिए। यानी बाल्यावस्था में स्व अनुभव का जो है उन्हें इनका सबका सीखने के लिए, ठीक है, ये पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। किशोरावस्था में
मानसिक विकास और शारीरिक विकास हो चुका होता है, ठीक है, अपनी गतिविधियों को मूल्यांकन करना प्रारंभ कर देता है, नई खोजों में रुचि लेने लगता है, ठीक है, इसकी इच्छा जो है क्या होती है, इस समय प्रबल हो जाती है। इसलिए जो प्रकृति विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, इसमें उसके अंदर अनुसंधान आत्म शिक्षा की शक्ति क्या हो जाए, बढ़ाई जानी चाहिए। बालक को प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी काम, चित्रकला यानी लकड़ी का काम, सामाजिक जीवन और व्यवसाय संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए। और किशोरावस्था में शिक्षा क्रियाओं और व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए, यानी क्रिया करना और व्यवहार करना। इसके बाद आता है युवावस्था। इस समय यानी कि नैतिक और धार्मिक शिक्षा को बहुत विशेष महत्व दिया है। रूसो वास्तव में निश्चयात्मक और सकारात्मक शिक्षा देना चाहता है इस अवस्था में, ठीक है, युवावस्था में। बालक को सामाजिक जीवन का पाठ पढ़ाना, उसके लिए पौराणिक कथाएं, सामाजिक शिक्षा, साहित्य, दर्शन आदि पाठ्यक्रम में शामिल किए गए। प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, क्षमा, दया आदि गुणों का विकास होना। नैतिक और धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त रूसो ने इस अवस्था में शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला और काम की शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। स्त्री शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम। रूसो ने स्त्री और पुरुष के लिए एक जैसा शिक्षा नहीं माना है, ठीक है, स्त्री को उन्होंने पुरुष का पूरक माना है, यानी मददगार। उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। यानी एमील में लिखता है, ठीक है, काल्पनिक स्त्री पात्र सोफी एमील की पत्नी को पढ़ा लिखा सभ्य महिला न बनाकर उसे गृह कार्य की शिक्षा प्रदान यानी कि करने की बात करता है। वो पाक कला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बच्चों का लालन पालन आदि ये सभी क्या होते हैं, लड़कियों के एजुकेशन में सम्मिलित होते हैं। इन्हें नाचना, गाना, ललित कलाएं भी सिखाई जानी चाहिए, किंतु स्त्रियों को दर्शन, कला और विज्ञान की शिक्षा नहीं देना चाहता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षण की विधियाँ। अब शिक्षण की विधियों में आता है, क्योंकि प्रकृतिवादी था इसलिए स्वानुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय द एक्सपीरियंस। तो यानी कि स्वानुभव द्वारा यानी करके सीखने का जो है ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ये समर्थन करते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा, ठीक है, इन्होंने बोला है कि ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जाना चाहिए और ज्ञानेंद्रियों का विकास होने के बाद ही जो है वो जो हमारी यानी कि ज्ञान है वो प्राप्त होगा, ठीक है। इन्होंने ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का प्रवेश द्वार माना है। सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए, ये मानते हैं, और इसके बाद ज्ञान का विकास संभव है। ये मानते हैं कि ज्ञानेंद्रियों का विकास यदि पहले हो जाएगा तो बाद में क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियों का विकास संभव है। रूसों ने शिक्षण के समय ज्ञानेंद्रियों से अधिक उपयोग पर बल लिया है, इसलिए उन्होंने ज्ञानेंद्रियों को सबसे पहले क्या करना है, यानी कि ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने के लिए, विकसित करने के लिए बात की है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। रटने के स्थान पर क्रिया द्वारा सीखने का समर्थन ही करते हैं, ठीक है। जहाँ बालक स्वयं करके, परीक्षण करके, ज्ञान और प्रयोग करके सीखता है, यह ज्ञान अस्थायी और क्या होता है, उपयोगी होता है। इसके बाद रूसो ने पुस्तक पढ़ाने की विधि को त्रुटिपूर्ण माना है, यानी पुस्तक की शिक्षा को इन्होंने क्या माना, अच्छा नहीं माना। स्वभाव द्वारा सीखने पर बल दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे को उसकी स्वयं की प्रकृति के अनुसार सीखने के लिए अवसर देना चाहिए, तथा उसने बच्चे पर किसी प्रकार का बाह्य दबाव को अस्वीकार किया है। रूसो ने इन सब सिद्धांतों के आधार पर आगे चल कर के कई विधियां विकसित की, जैसे निरीक्षण विधि, अन्वेषण विधि, डाल्टन विधि। चलिए, अब इसके बाद है इनके अनुसार, ठीक है, यानी रूसो के अनुसार अनुशासन, शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यालय का क्या स्थान है। तो अनुशासन बिल्कुल नहीं स्वीकार्य है, क्योंकि प्रकृतिवादी हैं।
ठीक है, अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने पर क्या है, ये बल देते हैं। ठीक है, तो बालक की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं चाहते। प्रकृति परिणामों का सिद्धांत, ठीक है, दो सिद्धांत है इसमें। ये मानता है कि जो मुक्त अनुशासन का समर्थन करते हैं, ठीक है, अर्थात बालक को मुक्त रखना चाहिए, उसे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और उसकी गलतियों से स्वाभाविक परिणाम के रूप में आना चाहिए, यानी गलतियों को आने दीजिए, जिससे वो क्या करेगा, अपनी गलतियों में सुधार करेगा। प्राकृतिक दंड की व्यवस्था है, ठीक है, यह प्राकृतिक अनुशासन है जिसका अर्थ प्रकृति के नियमों का पालन है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे प्रकृति द्वारा स्वयं तुरंत दंड मिलता है। इस प्रकार स्वाभाविक दंड मिलने और पर स्वयं समझ जाता है कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य गलत है। इसके बाद है स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी बालक अपनी प्रकृति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, बिना उसको स्वतंत्र किए हुए वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में बालक के नैसर्गिक गुणों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना चाहिए और आत्मानुभूति एवं आत्मचिंतन नियंत्रण का अवसर मिलना चाहिए उसे। बालक को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए यह भी, ठीक है, यानी अनुशासित हो सकता है। इसके बाद है शिक्षक, ठीक है, तो रूसों ने शिक्षक को दोष युक्त सामाजिक प्राणी माना है। शिक्षक को दोष युक्त सामाजिक प्राणी किसने माना है, रूसों ने माना है। बच्चे की शिक्षा से हटा देना चाहता है, ठीक है, वो शिक्षक को कोई स्थान देना नहीं चाहता है। उसने शिक्षक को गौण स्थान पर और शिक्षार्थी को प्रमुख स्थान पर दिया है। उन्होंने उनके अनुसार शिक्षक को कोई निर्देश नहीं देना चाहिए बच्चे को, बल्कि उसे बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण खुद बनाना चाहिए। यानी मानते हैं कि शिक्षक को बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना चाहिए और जिसको केवल बाल, यानी कि शिक्षक जो है एक दार्शनिक है जिसका, ठीक है, बालक के व्यवहार और अध्ययन के तरीकों को देखना होता है। उसका कार्य बालक को नियंत्रित करना नहीं बल्कि उसकी सहायता करना है। इसके बाद है विद्यार्थी, तो अभी आ चुका है। विद्यार्थियों को ये क्या करते हैं, सर्वोच्च स्थान देते हैं। जितने भी प्रकृतिवादी हैं तो ये भी देंगे, ठीक है। स्वतंत्रता देने की पूरी तरह से वो पक्ष में है। व्यक्तिगता को महत्व देते हुए रूसों ने शिक्षा के में बालक को महत्वपूर्ण स्थान दिया, ठीक है, और इसी शिक्षा यानी यहाँ की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। उसने जो है यानी कि बालक की जो क्षमता है अभिवृत्ति तथा आवश्यकता के अनुसार बनाया जाना चाहिए। रूसों ने बालक की प्रवृत्तियों तथा उसे विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा को बनाने का प्रयास किया है। विद्यालय, तो जब प्रकृति में छोड़ने की बात करते हैं तो विद्यालय का भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि अध्यापक नहीं तो विद्यालय नहीं। सामाजिक संस्थाओं से और समाज से संतुष्ट था। अपने समय के विद्यालय व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण मानता था, ठीक है, और इसका विरोधी था। उसने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया, ठीक है, यानी बैक टू नेचर। माना कि जो समाज और उसकी सभ्यता है ही सभी बुराइयों की जड़ है। यदि समाज और सभ्यता को नष्ट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो सभी जितनी बुराइयां हैं वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए बच्चे को इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। समाज से दूर प्रकृति गोद में विद्यालय स्थापित करने के जो है ना वो पक्ष में थे। रूसों ने विद्यालय में बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देने पर बल दिया। इन में से यानी उन्होंने किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया, ठीक है, जाना चाहिए ये माना है। और रूसों ने समय सारणी को भी एक बंधन के रूप में माना और यह कहा कि बच्चे को समय किसी भी समय कोई भी गतिविधि करने के लिए स्वतंत्र रखना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। शिक्षक को विद्यालय का वातावरण सरल और शुद्ध बनाना चाहिए जिससे कि बच्चे अपने प्राकृतिक विकास को प्रभावित कर सकें। तो गाइस ये था
रूसो का शिक्षा संबंधी विचार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं और लोगों को सजेशन भी दे सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।